भाई, आज का एपिसोड थोड़ा एक्सपीरियंस गेस्ट के साथ है, तो थोड़ा सा सीरियस इंट्रो करना पड़ेगा। अच्छा भाई, है ना। हाँ भाई। हाथ मिलाना था। अरे, हाँ, सॉरी। हेलो दोस्तों। अरे बोल। क्या बोलूँ? स्वागत है आपका स्वागत है आपका अनानास पॉडकास्ट पे। अनानास पॉडकास्ट। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, ये तू बोल। या सरकार अबे की। ऐसा बोल रहे थे, हमारे बाल भले ही ख़राब हैं लेकिन बातें हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी हुई हैं, तो आप बाल। देखें और इन्जॉय करें। अबे, हाँ वापस, फिर हाँ। से। हाँ, तो बस ओवरऑल आपको मज़ा। गेस्ट भी हमारे अच्छे ही थे, हमें ऐसा लगता है। और आप एक बार मतलब हमारी ऑडियंस के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सो हेलो, दिस साइड शोभित जैन। अब मेरे इंट्रोडक्शन में मैं आपको सबसे पहले जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है वो तो एज अ टीचर है। और मैं टीचर हूँ जिस सब्जेक्ट का, वो है मैथ्स, वो है फिजिक्स एंड वो है अप्लाइड मैथ्स। मैं सीनियर ग्रेड में पढ़ाता हूँ और राइट नाउ वर्किंग विद सागर पब्लिक स्कूल इन गांधीनगर ब्रांच। एंड these both these notorious both are my students। और इन दोनों को मैंने पढ़ाया था आईएएस पब्लिक स्कूल में। आई गेस जब मैं क्लास 10th में, शायद तुमको मैंने पढ़ाया, 9th एंड 10th, इन दोनों क्लासेस में मैंने पढ़ाया। हाँ। हाँ, तो ये दोनों बदमाश मेरे 9th और 10th क्लास में स्टूडेंट थे। और कनेक्टेड तो खैर ऑलवेज, वंस माय स्टूडेंट ऑलवेज फॉर लाइफ माय स्टूडेंट। तो आज भी, कल भी और आने वाले कल में भी ये मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे। कुछ भी कर रहे हो, ये कुछ भी करें, आगे एक बहुत बड़े पॉडकास्टर्स बनने की राह पर चल चुके हैं, तो ये बहुत बड़े पॉडकास्टर भी बन जाएंगे, तो भी मेरे तो स्टूडेंट रहेंगे। और थोड़ा बहुत कुछ इन लोगों से मैं भी सीख लूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत जो मेरा सेकेंडरी काम है वो भी खैर बता देता हूँ। तो ये जो इनको करना पसंद है ना, मतलब पॉडकास्ट, ये मुझे भी बहुत पसंद है। ऑल्दो मेरा पहला पॉडकास्ट है ये, बट फिर भी मुझे जो पसंद है, वी लॉगिंग पसंद है। मीन्स कहीं भी किसी डेस्टिनेशन को मैं जब जाता हूँ तो उसको एक्सप्लोर करता हूँ और लोगों को करवाता हूँ विद माई वीडियोज ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, और जो यूट्यूब है वहां पर मैं ये सब कुछ करता रहता। आप चाहें तो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, शोभित जैन अचीवर्स सर्च करिए, तो उस जगह पर आपको मेरे वीलॉग्स मिल जाएंगे, जहां पर फूड क्रिटिक बन जाता हूँ। कभी कभी मैं किसी होटल रेस्टोरेंट में जाकर उनका कुछ अगर स्पेसिफिक खाना मुझे पसंद आता है, कुछ डिश पसंद आती है, तो उसको रिव्यू करता हूँ, मैं रेटिंग्स देता हूँ। इसके अलावा मूवी रिव्यूज में भी मैं थोड़ा बहुत कभी कभी दिलचस्पी दिखाता हूँ। फिर इसके अलावा रिजल्ट्स वगैरह अगर किसी एग्जाम में आए, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे अगर बात करनी हो, जो पॉलिटिक्स अराउंड भी हो, तो परहेज नहीं करता हूँ मैं, वैसे उतर जाता हूँ मैदान में। ऑल दो इट्स क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल अगर पॉलिटिक्स में आप चले जाओ, क्योंकि सबके अपने मतभेद और मनभेद होते हैं, तो ओपिनियंस होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा कभी कभी कॉन्ट्रोवर्शियल इट कैन टर्न अराउंड। बट ऑनेस्टली मैं अगर अपने आप को यहाँ पर एक्सप्लेन करूं, तो इससे मेरा कहना यह है कि यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट, और फिर किसी और पार्टी को लेकर आपको सपोर्ट करना चाहिए। वैसे ही आप बीजेपी को पसंद करते हो या कांग्रेस को पसंद करते हो, सबसे पहले अपने आप को पसंद करना है, अपनी जरूरतों को पसंद करना है, अपने आसपास के माहौल को पसंद करना है। तो जो कभी भी कहीं भी गलत दिखे, मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप एक ऐसी जगह पर है जहां बीजेपी गवर्नमेंट इज रूलिंग, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज सही नहीं है, तो वहां भी आपको बोलना चाहिए। अगर आप एक ऐसे रीजन में है जहां कांग्रेस रूल कर रही है, वैसे अब खैर बोलना तो नहीं चाहिए, बट कहीं रूल कर नहीं रही है, ऐसे बहुत ही कम लिमिटेड जगहों पर है, तो अगर कहीं कर रही है और आप अगर उनसे नाखुश हैं, तो आप उनको भी करिए। सर, जैसे अभी कॉलेजेस का टाइम आ गया है, स्टूडेंट्स का जिनने भी 12th क्लियर करी है, तो अधिकतर स्टूडेंट्स ड्रॉप ले रहे हैं। इज इट गुड और बैड? बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने रेज किया, एंड शायद इस क्वेश्चन के आंसर की जरूरत भी है। देखो, बीन इनटू दिस इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री एंड स्कूल इंडस्ट्री, आई से सो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू गाइड यू ऑल ऑन दिस। मैं एक ही बात बोलूंगा यार, ड्रॉप लेना नहीं लेना, ये बच्चे को ना किसी दूसरे को देख के नहीं इन्फ्लुएंस होना चाहिए, या किसी पेरेंटल प्रेशर में या किसी सोसाइटल प्रेशर में नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी धोखे से सिर्फ दोस्त कर रहा है इसलिए मैं भी ले लेता हूँ,
मतलब यार सागर जो है इसको जो है अभी ड्रॉप लेने का है, इसका मन है और ये एक्चुअल में मेहनत करने वाला है। लेकिन एक इसका दोस्त है भाई नितिन, इसका ना मन था ड्रॉप लेने का, ना इसकी कोई प्लानिंग है और ना ये सीरियस हो सकता है। फिर भी क्योंकि सागर ले रहा है इसलिए ये लेने वाला है, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको ड्रॉप। पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि काउंसलर के पास जाइए, पेरेंट्स भी जाइए, बच्चा भी जाइए, वहां पे अपना पॉइंट रखिए, पेरेंट्स भी अपना पॉइंट रखेंगे। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी इज मेहनत बच्चे को करनी है, पेरेंट्स को नहीं करनी। वो तो अपना एक फाइनेंस वाला फैक्टर जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे कोचिंग्स में आपकी, टाइम इन्वेस्ट आपको करना है, वो भी क्वालिटेटिव टाइम। ये नहीं कि भाई अब आपका रूटीन ही खत्म है क्योंकि स्कूल नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात ड्रॉप में जो चैलेंज आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को एक अम्ब्रेला चाहिए जिसके अंदर वो रहे, वरना भीग जाएगा। अगर वो अम्ब्रेला अब देखा जाए तो भाई पेरेंट्स जो है वो अगर आपको कंट्रोल पूरा दे रहे हैं तो ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी को मैं बोल रहा हूँ कि आप तक आप जैसे हो, शायद उस बिहेवियर उस एनवायरमेंट के साथ आप नहीं निकल पाए। अब आपने ड्रॉप ले लिया और वो ड्रॉप लेने के बाद भी अगर आप वही चीजें करोगे जो आपने पास्ट में करी है, तो आप कैसे कैसे आपका कुछ ड्रॉप लेने का पर्पस फुलफिल हो रहा है? आपका रिजल्ट तो नहीं आने वाला। तो ड्रॉप के लिए पहली चीज आपको बहुत सीरियस होना है, अपने आप में जो गलतियां करी हैं उन्हें आप सुधार सकते हो तो करना है। और दूसरी बात, ये खुद का डिसीजन होना चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं होना चाहिए, तो ही आप ड्रॉप लीजिए, वरना टाइम मत वेस्ट कीजिए। इससे अच्छा जो भी आपको प्रेजेंट सिचुएशन में आपने जो अब तक किया उसके बेसिस पे जो कॉलेज मिल रहा है कॉलेज लो। बेटा 1 साल ड्रॉप लेने की जगह, 2 साल ड्रॉप लेने की जगह अपने स्किल सेट को तैयार करो एज पर योर इंटरेस्ट। आप फिर अगर उस चीज में रियली इतने इंटरेस्टेड हो तो फिर आप उस पर टेक्नोलॉजी पे काम करके मशीन लर्निंग एआई सीख कर कुछ ऐसा करो जिसमें आप डेवलपर बनो, ना कि यूजर बनो। अभी आप यूजर हो, या मान के चलो कितना वर्स्ट सिनेरियो होगा, आपने 1-2 साल का ड्रॉप लेकर और अपने ऊपर एक तो थोड़ा सा आपकी एज आपने ज्यादा बढ़ा ली, तो कुछ आप जो एग्जाम्स आगे कर सकते थे, दूसरे एग्जाम्स जिसमें आप क्वालिफाई कर सकते थे, उनके लिए आपने टाइम ऑफ प्रिपरेशन इन फ्यूचर के लिए खत्म कर दिया। ठीक है, 1 साल बहुत प्रेशस होता है मेरे ओपिनियन। दूसरा वर्स्ट सिनेरियो आप ये समझो कि अगर मान के चलो आपका जो कॉलेज में आप पहुंचे हो वहां पे भी आप पीछे रह गए, वहां पे भी आप प्लेसमेंट आपका नहीं हो पाया, और आप तो कॉलेज के भरोसे पहुंच गए थे कि एक अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाएगा तो भाई मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, तो वहां पे भी तो आप लॉस में चले गए, डबल लॉस में। यहाँ 1 साल वेस्ट किया, वहां कॉलेज के भरोसे थे, उनने भी कुछ आपको प्लेसमेंट नहीं करवा पाया। अब जब जॉब्स ही नहीं होंगी तो फिर तुम जॉब्स करोगे कैसे? इसलिए ध्यान दो, स्किल एक्वायर करो। मतलब ऐसे ही बात चल रही है करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो जैसे कि मतलब रहता है कि हम अपने पैशन को फॉलो करें या फिर हम प्रैक्टिक करें यार, प्रैक्टिकलिटी। हाँ प्रैक्टिकलिटी, थैंक यू सर। है ना, प्रैक्टिकलिटी रखे कि यार आफ्टर 10 years एआई है तो हम एआई वाला कोर्स कर लेते हैं। हमारा पैशन कुछ और था लेकिन हमने क्या बोलते हैं सोच समझकर वो एज अ करियर चूज कर लिया। तो आपको क्या लगता है, पैशन या फिर लाइक प्रैक्टिकलिटी? देखो मैं तुमको एक बार बताता हूँ, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में कुछ भी किया जाएगा तो उसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा नहीं। इसका आंसर देखो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या तुम उस स्किल को जिसके पीछे भागने वाले हो, क्या उसमें तुम प्रो हो सकते हो, क्या तुम उसमें मास्टर हो सकते हो, और जो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव जो तुम्हें उस पर्टिकुलर जगह पे कंपटीशन दे रहे होंगे, जो साथ वाले जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, क्या तुम उनको एक्सेल कर पाओगे एट एनी पॉइंट इफ यू फाइंड कि नहीं ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, 100% गारंटी किसी भी चीज की कोई नहीं देता, लेकिन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? तो इफ यू आर अ पर्सन जिसके लिए पैसा सब कुछ नहीं है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी काउंट करता है, तो आपको फिर पैशन पे ही जाना चाहिए। बिकॉज आज नहीं तो कल अगर आप पैशन को लेकर लॉयल है, आपने स्किल्स पे बात करी ना, तो आपके हिसाब से ऐसी कोई एक स्किल है जो अभी के लिए बच्चों में हो तो काफी ज्यादा अच्छा है उनके लिए? देखो मैं सबसे पहले तो ये बोलता हूँ कि पहली स्किल कि भाई जो ह्यूमन स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, सबसे पहली चीज तो जो है आपको उस पर काम करना चाहिए। इफ यू आर नॉट एट मतलब इफ यू आर नॉट गुड एट दिस, तो आप दूसरी जिस जगह पे भी भागते रहो, जब किसी के सामने अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं बनोगे ना, बात करने में किसी को अगर आपके साथ इंटरेक्ट करने में वैल्यू नहीं मिल रही होगी, वो मजा नहीं आ रहा होगा,
तो आप चाहे फिर बिजनेस करो आगे चल के, या फिर आप किसी जगह सर्विस करो, जब तक आप अपने से मिलने वाले को इम्प्रेस नहीं करोगे आपकी बातों से, आपके नॉलेज से, तो काम आपका नहीं बनेगा, चाहे वो आप सर्विस देने वाले हो या फिर आप बिजनेस करने वाले हो। तो सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर कम्युनिकेशन, वो बहुत सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ फिक्स तो होता नहीं है भाई, कहीं भी आप आगे चल के जा सकते हो, लेकिन अगर आप किसी चीज को गोल लेके चल रहे हो तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप एमएनसी वगैरह में जॉब के लिए हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज का कमांड अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज में मिनिमम आपको हिंदी इंग्लिश तो आनी चाहिए, यू मस्ट बी बाइलिंगुअल। उसके अलावा तीसरी लैंग्वेज अगर आप देखें तो होनी चाहिए आपके पास, अगर आप बाहर देखना चाह रहे हैं अपने आप को। जैसे सर आप हैं और आप अभी और कभी ना कभी आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो तब की स्टडीज में, तब के एजुकेशन सिस्टम में और अभी के एजुकेशन सिस्टम में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, मतलब एज फॉर टीचर की, टीचर सबसे अच्छे से समझते हैं एजुकेशन सिस्टम को। तो आप क्या पॉइंट्स रखना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में? देखो, तब के एजुकेशन में और तब के एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज तो जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे टाइम पे शायद रोट लर्निंग को बहुत ज्यादा ही एम्फोसिस दिया जाता था, और अब जो टाइम आ गया है यहाँ रोट लर्निंग से काम नहीं चलने वाला बच्चों का। ठीक है, मतलब अब बच्चों को ना, मतलब चीजें समझनी पड़ेंगी। हमारे टाइम पे शायद हम रट के भी चीजों को बहुत अच्छे से, मतलब स्कोर्स अच्छे करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अब जो है अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा नहीं तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर सकते। मतलब कहीं ना कहीं एक गेट आएगा जिसको आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अब एक तो चैलेंज ये बढ़ गया कि भाई चीजें जो है वो अब, व्हाट आई शुड से, एक अच्छा वर्ड मेरे दिमाग में यहाँ पे इसके लिए आने वाला है, पढ़ाई कॉम्प्रिहेंसिव हो गई। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस अब पूछने लगे हैं बोर्ड्स में भी, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड चीजें हो गई हैं। और इनफैक्ट अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें वो स्किल्स पर काम करने को बोल रहे हैं, राइट फ्रॉम दी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के लेवल पे। काफी चैलेंजिंग होने वाला है। रूट लर्निंग से अगर कोई सोच रहा हो कि भाई वो कुछ अच्छा कर सकता है तो अब नहीं कर सकता है, हमारे टाइम पे कर सकता था। दूसरी लेकिन जो चीज हमारे टाइम पे अच्छी थी और तुम्हारे टाइम पे खराब हो गई है वो ये कि जो टेक्नोलॉजी से एक्सपोजर है वो बच्चों का जब आया तो शुरू में सब अच्छा अच्छा दिखा, ग्रीन ग्रीन दिखा, लेकिन अब सूखी घास भी है यहाँ। और ड्रॉबैक ये है कि आज के बच्चे को फोकस करने में बहुत चैलेंज है। मेरे पास क्या चैलेंज था भाई, मेरे पास सिर्फ इतना चैलेंज था कि मुझे ना स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद मुझे दोस्त के घर जाना पड़ेगा खेलने के लिए, और जब मैं दोस्त के घर जाऊंगा फिजिकली तो मेरे घर वाले मुझसे सवाल करेंगे कि भाई कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, ठीक है, कितनी देर खेल रहा है, ये सब उनके पास कैलकुलेटेड होता था। 1 घंटे खेलेगा बस, मम्मी ने तो डांट के बोलती थी टांगे तोड़ दूंगी अगर तू मतलब टाइम पे नहीं आया तो, ये और वो, आज आखिरी बार जाएगा फिर अगली बार जा नहीं पाएगा, पापा ने मुझसे ये बोल दिया। तो कहीं ना कहीं वो एक बाउंडेशन थी मेरे पास कि भाई मुझे अपना टाइम किसी और चीज को कितनी देर देना है, एंड इट वाज ऑब्जर्व टू। मैं दिन भर बाहर नहीं रह सकता था, लेकिन आज मैं घर पे रह के दिन भर घर से बाहर हूं। इट मीन्स कि बच्चा आज की डेट में सोशल मीडिया पे है, पूरे टाइम है। तो अब पेरेंटल कंट्रोल मुझे लगता है बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। मतलब पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बच्चे को, बच्चे को खुद का एक सेल्फ कंट्रोल चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों यही है कि आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस बहुत। हमारे टाइम पे सोशल मीडिया के नाम पे ना, मतलब एक अगर कुछ मुझे याद है ऑर्कुट वगैरह कुछ आया था, फेसबुक से पहले ऑर्कुट चलता था, तो वो ऑर्कुट पे भी जो है दो चीजें थी। एक तो उस पे जो भी तुम चैट कर रहे हो वो सबको दिखती थी। मतलब आज की डेट में ये बच्चे एक दूसरे को कुछ भी लिख देते हैं, किसी लड़की को अप्रोच कर दिया, कुछ भी गलत गलत काम कर दिया, कुछ भी बोल दिया कर दिया, वो दो लोगों के बीच में इनक्रिप्टेड है, मतलब वो दो लोगों के बीच में ही है बात, और ये चॉइस है उन दो लोगों की कि कितने लोगों को बताना चाह रहे हैं। वो पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स को बताना चाह रहे हैं, पुलिस को जाके बताना चाह रहे हैं कि भाई ये परेशान कर रहा है। वो कैसा था कि भाई इट्स द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल कि उसे क्या करना है आज की डेट में। हमारे टाइम पे ऑर्कुट था, उसके अंदर सबसे पहले तो ये सोचो कि मुझे जाना है कैफे, कैफे पे जाना है, आईडी लॉग इन करनी है, उसके बाद जो मैं किसी को लिख दूं वो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, वो तो पढ़ ही रहा है, उसके अलावा तुम मेरे फ्रेंड हो तो तुम भी पढ़ लोगे कि मैंने इस तीसरे इंसान को क्या लिख के भेजा। तो
वहां एक मॉनिटरिंग थी। मॉनिटरिंग मतलब यार अपने आप में ही डर लगता था कि यार कुछ भी गलत लिखोगे तो भाई यार ये सब पकड़ लेंगे, मजाक बनाएंगे, कल स्कूल में तो सबसे मिलना ही है जाके। अब लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई केस ही नहीं है। तो बात ये है कि तुम अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया घूम रहे हो, और दुनिया सही तरीके से घूम रहे हो, गलत तरीके से घूम रहे हो, सही काम के लिए घूम रहे हो, गलत काम के लिए घूम रहे हो, उस पर कंट्रोल नहीं है, पेरेंटल कंट्रोल नहीं है। कितना ही कोई डिवाइस आ जाए कि यार इसमें पेरेंटल कंट्रोल है, ये है वो है, नहीं हो पा रहा है। तो तुम्हारे लिए पढ़ाई पे ध्यान लगाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तब की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में सबसे बड़ा डिफरेंस है। जैसे अभी पेरेंटिंग और स्टडिंग दोनों की बात हुई, तो व्हाट डू यू एंजॉय मोर, लाइक बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट, लाइक बीइंग अ फादर? यार ऑब्वियस सी बात है, हर जगह का अपना मजा है। ठीक है, मैं दिन भर पिता बन के भी नहीं रह सकता, ठीक है, और ना तुम्हारे पिताजी दिन भर पिता बन के तुम्हारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि अगर वो दिन भर पिताजी पिता बन के रहने लग गए तो फिर तुमको वो पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एवरीवन नीड्स दैट स्पेस, कंट्रोल्ड स्पेस। ऑब्वियस है, मैं बच्चे को स्पेस एज अ फादर, मैं अपने बच्चे को स्पेस देना चाहूंगा, देता हूँ। आई लव एवरीथिंग। देखो, सारी चीजें नीड है। फादर जो बना हूँ वो एक अलग फील है, और उसका एक अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जो टीचर हूँ उसकी भी एक अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दोनों को जब अच्छे से निभाओगे तो दोनों में मजा आता है। एज अ टीचर भी जब बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बच्चे किसी और के क्यों, वो मेरे ही बच्चे हैं भाई, तुम सब भी मेरे ही बच्चे रहे हो, तुम जब अच्छा कुछ करते हो अपनी लाइफ में तो मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। मैं अपनी सक्सेस तुम लोगों में देखता हूँ, और वही चीज एज अ फादर भी देखता हूँ, और आगे देखूंगा जब मेरा बच्चा कुछ अच्छे अच्छे नए हाइट्स एंड अचीवमेंट्स लेके आएगा। तो एज सच आई लव बोथ माई रोल्स, आई कैन नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी ऑफ माई स्पेसिफिक चॉइस। मैं बायस नहीं हो सकता इसमें। तो सर जैसे कि आजकल बहुत सारे इश्यूज आते ही रहते हैं, कभी नीट लीक, कभी कुछ, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा पब्लिक टॉपिक है जिसको थोड़ी ज्यादा मतलब अटेंशन की जरूरत है एज कम्पेयर टू उसको जो मिल नहीं रही है? उनको एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा मेरे साथ। तो बहुत बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं जिन पे मुझे पब्लिक डोमेन में एड्रेस करनी है। एक तो जो है ये नीट और जितने दूसरे एग्जाम्स, पेपर लीक का जो मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, स्ट्रक्चर्ड धांधली है ये। एक तो ये चीज, मतलब ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंडक्शन पे ही मुझे बात करनी है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारे एग्जाम्स हो जाते हैं, तो उन एग्जाम्स के बाद उनकी ऑथेंटिसिटी पता चलती है कि वो ओरिजिनल नहीं थे, फेक थे, या लीक पेपर थे। फिर कई बार जो रिजल्ट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं आप पैसे देकर। मतलब ऐसे कई सोर्सेज हैं जहां से आपको मैनिपुलेशंस देखने को मिलता है। फिर अगर आप बात करें तो अगर रिजल्ट आ गया है तो कई बार सरकार, रिजल्ट बन चुका है लेकिन कई बार रिजल्ट पब्लिश नहीं करती, फिर एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, और कई बार एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो ज्वाइनिंग आते आते लोगों के 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिनको बात करना जरूरी है। तो दिस इज समथिंग जिसको गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को भी ध्यान रखना चाहिए, बार बार समय समय पर इस पर बात होनी चाहिए। सरकार भूलना नहीं चाहिए कि भाई इस देश के लिए जो देश की सेवा है वो प्राइमरी गोल है। तो एक तो ये चीज हो जाती है। दूसरा, अगर अपन बात करें, एक और सेंसिटिव मैटर है जो आपने फेस किया कि नहीं किया। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में आपकी आज की डेट में फ्यूल जो आ रहा है वो E20 चल रहा है, बहुत जल्द E30 और E85 और E100 तक की भी बात आप सुन रहे हैं। तो ये जो मिक्सचर वाला पेट्रोल आ रहा है, तो इसको लेकर थोड़ा सा एक डिस्कशन होना जरूरी है। जैसे अगर बात करें, गवर्नमेंट खुद बोलती है कि 2023 के बाद से जो गाड़ियां आई हैं वो E15 E20 कंपेटेबल गाड़ियां आई। बट व्हाट अबाउट मेरी रॉयल एनफील्ड जो है वो तो 2018 में मैंने खरीदी थी। अब वो तो कंपेटेबल नहीं है इस पर्टिकुलर फ्यूल के लिए, लेकिन अब आपने मुझे चॉइस नहीं दी, आपने मुझ पर थोप दिया कि तुम्हें ये फ्यूल यूज करना है। सो दैट इज समथिंग रॉन्ग एट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मैं इसे क्रिटिसाइज बिल्कुल खुले मन से कर रहा हूँ, ये गलत है। भाई आप मेरे लिए वो कॉस्ट बेयर करोगे क्या जो मेरा रिपेयर का कॉस्ट आएगा या मेरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ रहा है? आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे एक कॉमन इंसान को रिलीफ मिले।
आप बोल दीजिए ना ये कि अगर आपको ये E20 फ्यूल ही चलाना है और आप E20 फ्यूल ही रखोगे, हम सब अपनी गाड़ियां परचेस करें, बस एक कंडीशन बोल दो कि भाई आप हमसे अब 50% कॉस्ट लोगे, 50% गवर्नमेंट बेयर करने तैयार है, हम अपनी गाड़ियां बदल लेते हैं। आप किस जगह हमको रिलैक्स करने वाले हो? हमारी गाड़ियां जब खराब हो जाएंगी, हम ही जाके परेशान होके फिर नई गाड़ी खरीदेंगे। आपने इस फ्यूल को क्यों लेके आए? एक तो आप डिपेंडेंसी फॉसिल्स पे कम करना चाह रहे थे, यानी कि जो आपके क्रूड है उस पर आप डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे थे, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा मोटिव आपका था सस्ता पेट्रोल। वैसे भी आप के कई ऐसे नेशंस हैं जो इंडिया से वाया लेकर पेट्रोल खुद के देश का काम चलाते हैं, मतलब हम एज अ थर्ड पार्टी उन्हें वो पेट्रोल देते हैं किसी और से परचेस करके। तभी उन देशों में पेट्रोल सस्ता है। तो 114 रुपए का पेट्रोल भोपाल में क्यों मिल रहा है? आप मुझे बताइए, आपका अभी क्रूड, भाई क्रूड पे डिपेंडेंसी आपकी तो कम हो गई है, आप अभी E20 करने लगे हो, तो फिर आपने इतना तेज अपना रेट क्यों बढ़ा दिया है? और अब तो क्रूड जो है वो सस्ता भी हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रूड का रेट रहा है पिछले कुछ सालों में वो $60 पर बैरल से लेकर लगभग लगभग 75 पर बैरल तक, $75 पर बैरल तक जा रहा है। बट अभी जब ये 100 बैरल पे गया तो आपने प्राइस बढ़ाने का सोचा। इतने टाइम तक जो ये सस्ता पेट्रोल था, तब अगर आप क्वेश्चन पुट अप करते थे पेट्रोल के प्राइस पे तो आपको बोला जाता था कि भाई ये देश के विकास में लग रहा है। तो भाई जब इतने साल हम लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करके देश के विकास में लगे हुए थे, तो फिर आप कुछ महीने, ईरान वॉर 28 फैब को शायद चालू हुआ था, पहला जो बॉम्ब हुआ था, तो 28 फैब से लेकर आपको 6 महीने भी अगर ये लोड बियर करना पड़ रहा था तो आप कर सकते थे। आपने तो हमसे 6 साल, 8 साल, 10 साल, इनफैक्ट 2014 से अब तक का अगर आप देखोगे पेट्रोल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में तो उतना हाइक पे नहीं रहा। फिर भी पेट्रोल का प्राइस तो हर टाइम पे बढ़ता ही रहा। एक बार तो 120 तक पहुंच गया था, फिर अचानक सरकार ने रिलैक्सेशन दिया। और आप ये भी तो बताइए कि हम लोग कितने बेवकूफ हैं कि हम ये इनका गेम भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सबको पता है, चाहे वो बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, जब कहीं इलेक्शन होगा तो पेट्रोल का प्राइस जो है वो तब तक कंट्रोल में रहेगा। जैसे इलेक्शन खत्म होता है तो वो प्राइस जो है वो, अभी आप बंगाल चुनाव देख लो, बंगाल चुनाव के पहले ईरान वॉर चल रहा था, जब तक बंगाल चुनाव चला ईरान वॉर के कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सरकार बोलती रही कि पेट्रोल का प्राइस जो है हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई है, सब कुछ है। जिस दिन शुभेंदु अधिकारी को गद्दी पिला दी है, जिस दिन उसको बीजेपी का वो बना दिया है कि भाई वो पीएम बन गया है, वो सीएम बन गया है वहां पे, सॉरी, उस दिन के बाद रेट भी आपने बढ़ा दिया। और फिर से मैं आपको बता दूं, सिंस आई एम इनटू मार्केट, शेयर मार्केट भी मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, सब कुछ देखता रहता हूँ, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकता हूँ उतना एक्सप्लोर करता हूँ। तो वहां मैं देख रहा हूँ कि अभी वापस इतना एक प्री वॉर स्टेट पे आ चुका है क्रूड का प्राइस। मैं तो आज भी सुबह 114 रुपए का पेट्रोल डलवा के आया हूँ। तो आपका जब बढ़ाना होता है तो आपको इंटरनेशनल मुद्दा दिखता है, इंटरनेशनल मार्केट दिखता है, और जब घटाना चाहिए फिर कहाँ चला जाता है इंटरनेशनल मार्केट? क्यों अब उतना प्राइस आपने फ्लक्चुएट करके वापस प्राइस पे लेके नहीं आ गए हो आप? तो ये कुछ बहुत बड़ा मुद्दा। तो चल थोड़ी लाइट कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं सर। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ टीचर? व्हाट इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ टीचर? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं टीचर बना था ना, बिल्कुल ऑनेस्ट, मैं सच ही बोलना ज्यादा बिलीव करता हूँ, उस समय मैंने इसकी अच्छाइयां बिल्कुल नहीं देखी थी यार। मतलब जब मैंने इस डोमेन में काम किया ना, उसके बाद मुझे इसकी अच्छाइयां, उसकी पॉजिटिविटी, और ये कितनी बड़ी चीज है ये मुझे काम करने के बाद पता चला एज अ टीचर। तो मुझे ये समझ में आया कि यार पेरेंट्स को प्रेशर तो नहीं दिया जा सकता यार, वो अपना सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं मेरे लिए, जो वो कर सकते हैं विद दी कंडीशंस अराउंड जो उनके फेवरेबल नहीं है उसके बाद भी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यार विद दी जमाना भी चलना है, ट्रेंड में भी चलना है, और फैमिली को भी मेरी नीड है, उनको भी हेल्प करना है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में मैं टीचिंग में आया था। तो सच बात तो ये है, कोई पैशन वैशन, अगर कोई एक अच्छा टीचर, बड़ा टीचर बनने के बाद, इतने सालों तक काम करने के बाद अगर आप एक फॉल्स स्टोरी बताते हो तो मुझे लगता है वो भी गलत है। तो मैं अपनी सच्चाई तो ये बोलूंगा कि जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो मैं नीड को लेके आया था। तो मैंने घर के पड़ोस के कुछ बच्चों को पढ़ाना चालू किया,
और कैलकुलेशन क्या किया मैंने कि यार मैं 500 रुपये महीने के हिसाब से फीस लेना चालू कर रहा हूँ, 4 बच्चे मेरे पास आ गए हैं, अगले 4 महीने में, अगले जब 4 बच्चे मेरे पास आ गए हैं, 2,000 रुपये महीना मैं कमा रहा हूँ। अगर मैंने 8 महीने में पढ़ा लिया, ये बच्चे अगर मेरे पास 8 महीने रुक गए, तो भाई अपना मोबाइल जो है वो आ जाएगा 16,000 का। उस समय सोनी एरिक्सन का एक वॉकमैन सीरीज मोबाइल था जो मुझे पसंद आया था। वो मेरा टारगेट था कि मैं 8 महीने में कोचिंग पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के अक्वायर कर लूं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई अपन ने पढ़ाना चालू किया, बच्चों को इतना पसंद आया कि 2 महीने के बाद जो है मेरे पास अचानक से 7 बच्चे और आ गए। तो मैं 4 बच्चों से चालू किया, वो बच्चे हो गए 11। अब तुम समझ लो मेरी कैलकुलेशन हो गई 5,500 से। भाई अपन ने तो 8 महीने का प्लान करके रखा था, और ये तो 4 महीने में ही अपन के पास मोबाइल आ गया। फिर मोबाइल के बाद अपन ने नेक्स्ट टारगेट किया कि यार बाइक खरीदेंगे अपन। अब बाइक उस समय अपन को खरीदी थी पल्सर, लेकिन फिर वहां पे रोल, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वाले का, पल्सर नहीं खरीदेंगे, पल्सर महंगी पड़ेगी, बिल भी ज्यादा लेगी, तुम खरीदोगे कुछ ऐसी बाइक जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो। तो फिर मैंने उस समय ली शाइन। मैंने कि यार अब मैं 5,500 कमा रहा हूँ, तो यार इसको मैं 12 महीने में, 1 साल में खरीद लूंगा। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ना चालू किया, तो फिर कुछ दिनों बाद 4-5 बच्चे और जुड़ गए। पहले साल में मैं 16 बच्चे पढ़ाने लगा, और 16 बच्चों का मेरा सीधा गणित था 8,000 रुपए में कमाने लगा। और 8,000 रुपए के हिसाब से भाई साहब मैंने अपना जो ये गोल था 1 साल की जगह 7-8 महीने में कवर कर लिया। मैंने कहा यार नहीं, अब तो मजा आ रहा है। भाई अब चक्कर ये है कि जिस उम्र में मेरे दोस्त पैसा बर्बाद कर रहे थे, और मैं तो भाई कमा रहा हूँ, तो अल्ट्रा रईस था यार मैं अपने टाइम। मतलब अचानक से गरीबी से अमीर बन गया था मैं, क्योंकि मैं अमीर इसलिए अपने आप को मानता था कि बाकी सब तो अभी बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड पीपल्स, और मैं तो मतलब कमा रहा हूँ भाई। अगर मैं 16,000 भी कमा रहा हूँ तो मतलब क्या था भाई, वो उस समय जब मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस समय मैं इतना पैसा कमा रहा था। और दूसरी बात, जैसे जैसे मुझे टाइम होता गया, मैं किसी शादी में जाऊं, मैं किसी पार्टी में जाऊं, हर जगह मेरी पहचान के लोग, बच्चों के माँ बाप, बच्चों, एक सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आपको मिलती है यार टीचिंग में। और ये आपको शायद, ये स्टेटस सोच के तो मैं आया भी नहीं था इस फील्ड में। मैं तो नीड नेसेसिटीज को लेके इस फील्ड में आया था, क्योंकि मेरी फैमिली की नीड थी यार। पढ़ता बच्चा है, उसकी डिमांड भी होंगी होंगी, पढ़ता बच्चा यानी मैं खुद अपने आप को उस समय का बता रहा हूँ, तो मेरी नीड्स थी वो भी फुलफिल होनी चाहिए। और मेरी कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात जो मैंने आपको बताई कि, क्योंकि मेरे फादर थोड़ा सा बीमार, उस समय की बीमारी मुझे पता चल गई थी, एंड दैट वाज एन एक्यूट डिसीज। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी गिर रही थी, तो आई नीड टू टेक अप दैट चार्ज। तो फिर धीरे धीरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते उठाते कभी ये पैशन बन गया टीचिंग, पता ही नहीं चला। एंड फिर तो ये मैंने फेम जो इसको एंजॉय किया है मैं आपको बता नहीं सकता। देयर वर सेवरल इंसिडेंसेस यार, मैं क्या बताऊं आप। हम 4 लोग मूवी देखने के लिए गए थे, मेरा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था, 8 बच्चों का स्टूडेंट ग्रुप था। मुझे टिकट नहीं मिली बिकॉज मैं बस आधे घंटे पहले पहुंचा, उनके पास टिकट थी, उनके पास 8 टिकट थी। व्हाट हैपेंड, और वो पूरी मतलब जो है वो ऑरा बोलते हैं ना, तुम्हारी लैंग्वेज में बोलेंगे ऑरा बन गया था मेरा। ऑरा ऐसे बन गया कि भाई वो बच्चों ने मूवी नहीं देखी। उन बच्चों ने वो जिद पे अड़ गए, सर आप नहीं लोगे तो हमें टिकट फाड़ देंगे, लेकिन अब तो मूवी आप देखोगे, ये जिद पकड़ ली। भाई मेरे रिलेटिव्स के सामने मेरे वो हम्बल स्टूडेंट्स मेरे पैर पड़ रहे थे, उसके बाद फिर दे वर रिक्वेस्टिंग, इंसिस्टिंग, एंड फिर उसके बाद फोर्स भी किया कि नहीं देखोगे तो भाई टिकट फाड़ के मैं फेंक दूंगा, लेकिन अब मूवी हम नहीं देखेंगे, आप देखोगे। ऐसे कई कई सीन हुए हैं यार। मतलब मैं किसी शादी में पहुंचा तो वहां मेरे स्टूडेंट्स के ही किसी कजिन की शादी थी, तो मैं वहां पहुंचा तो भाई साहब वो जो गेट पे गार्ड ऑफ ऑनर बना के बच्चे खड़े हो गए। तो किस दूसरे प्रोफेशन में आपको इतना सम्मान मिल रहा है, मुझे बता दो भाई, किस दूसरे प्रोफेशन में आपको एक सेलिब्रिटी लाइक स्टेटस मिल रहा है। मतलब अगर आप एक्टर नहीं हो, विजय थालापति नहीं हो, आप रजनीकांत नहीं हो, सलमान खान नहीं हो, शाहरुख खान नहीं हो, तो उसके बाद फिर आपको फिर एक टीचर ही है जो एक तरीके से स्टार होता है भाई। उस मोहल्ले का तो स्टार है भाई आपका टीचर, उस स्कूल का स्टार है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा टीचर है,
तो मैं तो टीचर को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझता, अपने आप को भी नहीं समझता। सर तो आप हो ही सर सुपरस्टार, सुपरस्टार शोभित सर। नहीं नहीं, वो बनाया, बच्चों ने बनाया है। देखो भाई, एक सुपरस्टार वो होता है जिसे खुद करना पड़ता है और 10 तरीके के काम करने पड़ते हैं। मुझे तो एक ही तरीके का काम अच्छे से करना पड़ा है, वो है मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का काम, लॉयल्टी के साथ पढ़ाने का काम, उनके साथ कनेक्शन बनाने का काम। तो शायद मैं उन दो कामों को अच्छा कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है। बाकी तो खैर मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे बता देते हैं कई बार शब्दों में, नहीं तो जो उनके जेस्टर्स मैंने आपको बताया उनके थ्रू। और रिजल्ट तो खैर है ही, रिजल्ट एक है ही, रिजल्ट तो सबसे पहले है ही। वो रिजल्ट लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए होता है। मेन कनेक्शन तो दिल से दिल बच्चे से मेरा मिला हुआ होता है, वो मुझे ज्यादा फील करता है। देखो रिजल्ट तो खैर, देखो मैंने एक हमेशा चीज देखी है, रिजल्ट के टाइम का भी मैं एक अच्छा तुमको बताता हूँ। रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा आपको क्रेडिट सा नहीं है, उसको नहीं लगता है कि यार कहीं टीचर का कुछ बहुत ज्यादा मेहनत, उसे लगता है कि यार वो तो पहले ही इंटेलिजेंट है, खुद ने करा खुद में। लेकिन मैंने एक हमेशा चीज नोटिस की है कि जो एक एवरेज स्टूडेंट को हम जब तराशते हैं और वो अच्छा कर जाता है, या एक ऐसा बच्चा जो साला कभी पास ही नहीं हो रहा होता है और वो हाफ से उड़ने के बाद पास हो जाए, उसकी फैमिली और वो बच्चा जितना ग्रेटफुल आपको लेकर फील करता है दिल से, उतना टॉपर मटेरियल नहीं करता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट्स तो दुनिया के लिए दिखाने के लिए कि हाँ यार भाई हमारे यहाँ से रिजल्ट इतना अच्छा है, ये है वो है, तो रिजल्ट तो ठीक है, वो हमारे सर्विस सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर पब्लिक। आपने मेरी लिस्ट में बाकी 2 चीजें सुन ली थी, मैंने रिजल्ट को आपने याद दिलाया बात करने के लिए, बिकॉज वो तो मुझे तब याद आता है जब मुझे अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट करना है भाई, आ जाओ एडमिशन के लिए, ओपन है। सर अगर आपको ऐसा कोई कैरेक्टर, मूवी का कैरेक्टर बनने मन करे तो आप क्या, कौन सा कैरेक्टर बनोगे? एक्टिंग तो मुझे करने का कभी कभी मन होता है, सही बताऊं तो ऐसा लगता है कि यार किसी मूवी वगैरह में या कहीं किसी जगह पर मुझे रोल मिले तो मैं कर लूं। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा बचपन से है मुझ में कि यार मैं एक्टिंग तो कर सकता हूँ। कॉमिक मूवीज में मैं सोचता हूँ कि मुझे पार्टिसिपेट तुम करवा सकते हो। अभी फिलहाल मैं अपने पर्सनैलिटी पे काम कर रहा हूँ, तुम मुझे किसी जगह विलन विलन तो बना सकते हो। आपने जैसे काफी सारे ड्रॉबैक्स बताए हमारी जनरेशन जो फेस कर रही है, कोई ऐसी चीज है जो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि शायद हमारी जनरेशन अच्छी भी है प्रीवियस जनरेशन से, एक आध कोई ऐसी चीज? बिल्कुल है, अरे बिल्कुल है भाई। जैसे तुम इंस्टेंट रिप्लाई और ये सारी चीजें, और किसी ऐप को एक्सप्लोर करना, नई नई ऐप खुद डाउनलोड करना, मुझे नहीं मालूम मेरी मम्मी के मोबाइल में अगर मैं सब इंस्टॉल कर दूं कि वो व्हाट्सएप इंस्टॉल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे के मोबाइल में जो मात्र अभी 8 साल की उम्र का है, अगर मैं उसके मोबाइल से गेम्स हटा दूं, डिलीट कर दूं, उसका मोबाइल मतलब मेरी बीवी का मोबाइल वो यूजली जो यूज करता है, मेरी वाइफ मोबाइल वो यूज करता है, उसको पर्सनल मोबाइल इस उम्र में मैंने नहीं दिया है अभी, लेकिन वो जो भी है अगर मैं अनइंस्टॉल कर दूं तो चैंप है भाई वो लड़का। भाई उठा लाएगा, निकाल लाएगा, डाउनलोड कर लेगा। तो आप देख रहे हो ये किसने सिखाया? मैंने तो आज तक कभी, लेकिन वो क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बच्चों की बहुत तेज है। उसने मुझे देखा होगा कि पापा मुझे गेम खेलना है, तो मैं कहाँ गया, मैं प्ले स्टोर में गया, तो उसने प्ले स्टोर खोलना सीख लिया, वो प्ले स्टोर से एक्सप्लोर कर लेता है भाई। सजेशंस में जो दूसरे गेम्स आ रहे हैं वो भी डाउनलोड हो जाते हैं। तो भाई साहब आप सब टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड हो, मतलब मुझे डर ये लगता है कि अब मैं फादर तो बन चुका हूँ, जब मैं ग्रैंडफादर बनूंगा तो जो एक वो क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी मेरी मम्मी जो मेरे बच्चे के सामने अपने आप को पीछे सोचती होंगी ना कि यार मैं इससे कितनी पीछे हूँ, जनरेशन क्या है। तो मैं जब ग्रैंडफादर बनूंगा तो मैं भी वो जनरेशन गैप में यही सोचता रह जाता हूँ कि ये कितने आगे होंगे मुझसे, ये और क्या कर लेंगे। अभी मतलब मेरी औलाद मुझसे इतना आगे हो रखी है, तो मेरी औलाद की औलाद आगे कहाँ पहुंच जाएगी भाई, ये मैं सोचता हूँ कई बार। If you would have to give one advice to this new generation, teenagers, what would it be? What would it be? तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप अपने बस टाइम को जस्टिफाई करना सीखो।
आप अगर अपने टाइम को जस्टिफाई और मैनेज कर लोगे ना, तो आप बहुत अच्छे वंडर्स अपनी लाइफ में कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको बता दूं, आज के बच्चों का स्लीपिंग टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। और अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो फिर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो पाओगे। सर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया लगा। और मुझे पता चला कि मैं पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट भी बात कर सकता हूँ, बन सकता हूँ। हाँ, मैंने आज अपना एक नया साइड एक्सप्लोर किया, तो आई एंजॉयड इट। थैंक और यू सो मतलब मच। आपके दोनों में एज अ टीचर व्यूज भी बहुत अच्छे लगे हमें तो, और जो गवर्नमेंट की बात थी जो एक्चुअली रेजिंग कंसर्न है उस पर भी बात कर सकते हैं। थैंक कीप यू अप द सर। गुड वर्क। थैंक यू। चलो, एनीवेज मजा आया, मिलते हैं फिर कभी जल्द फिजिकली। यस बिल्कुल सर। सर।